हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अपकमिंग संडे को हम लोग एडवांस पैटर्न फुल सिलेबस टेस्ट देने जा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम होगा जब इस तरीके का टेस्ट में हम अपीयर होंगे। इससे पहले हम सब ने एडवांस पैटर्न टेस्ट भी दिया है, बट वो कहीं ना कहीं पार्ट सिलेबस हुआ करता था या 11th का पूरा पोर्शन तक हम सब लोग अटेम्प्ट किए हैं। फुल सिलेबस टेस्ट भी हमने दिया है, बट वो मेन पैटर्न होता था। सो ये अपने आप में फर्स्ट टाइम है जब एडवांस पैटर्न का 6 घंटे का हम लोग फुल सिलेबस पूरा जेई का सिलेबस का टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं। एक और जहां बोर्ड एग्जाम्स अपना टेस्ट मैच के जैसा होता है, एक एक दिन में हम लोग एक एक टेस्ट दिया करते हैं। मेन का एग्जाम अपना T20 के जैसा होता है, जिसमें प्राइम फोकस होता है कि हमें क्वेश्चंस को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही सही सॉल्व करके आने हैं। वहीं जो एडवांस का पेपर है ये एक प्रॉपर ODI प्रॉपर क्रिकेट मैच के जैसा होगा, जिसमें कि 2 इनिंग है, 2 पेपर हैं, 3-3 घंटे के पेपर होंगे ऑफकोर्स। इस एग्जाम में कुछ बातें जो हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए और पैरेलली कुछ ऐसी बातें जिससे कि हमको बच के रहना है, उन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1 इन एस्पेक्ट ऑफ डूज वो हमारा ये रहेगा कि हमें अपना एनर्जी लेवल को 6 घंटे तक मेंटेन करके रखना है। मेंटेन योर एनर्जी लेवल फॉर 6 आवर्स। आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो जेई का एक्चुअल पेपर होता है, इसका जो प्रीवियस ईयर्स का रिकॉर्ड रहा है या जो एनालिसिस है, वो ये कहता है कि ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे हमारे अपीयर होते हैं, तो उसमें पेपर 1 का जो उनका एवरेज स्कोर है और पेपर 2 का जो एवरेज स्कोर होता है वो आधा हो जाता है, घट करके आधा हो जाता है। अगर पेपर 1 का एवरेज स्कोर 25% है ऑल ओवर इंडिया के सारे बच्चों का, तो वहीं सेम बच्चे जब पेपर 2 के लिए बैठ रहे हैं तो वही एवरेज स्कोर रिड्यूस होकर के 15% 18% के आसपास बचता है। तो ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इस वजह से हो जाता है क्योंकि पेपर 2 के टाइम, जो कि हमारा सेकेंड हाफ में होता है, 2.5 से 5.5 के इंटरवल में होंगे, तो उस टाइम तक आते आते हमारे बच्चों का जो टोटल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होना लगता है, जो कि नेचुरल सा है। बट हम इस चीज से कंपेयर कर सकते हैं कि जिस तरीके से क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करना 100 मीटर 200 मीटर के रेस के जैसा है, तो वहीं एडवांस का पेपर सॉल्व करना एक क्रॉस कंट्री रेस है, जिसमें हमारा ये तो टारगेट होता ही होता है कि हमें सबसे पहले वहां पहुंचना है, बट उससे कहीं ज्यादा इस बात का ख्याल रखता है कि हमें पूरे ड्यूरेशन को कंप्लीट करना है, पूरा जो डिस्टेंस है उसको कवर करना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ये ध्यान में लेकर चलना होगा कि 6 घंटे के पूरे इंटरवल में हमारा एनर्जी ऐसा बना रहे कि आखिरी क्वेश्चन पे भी जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे अंदर से लेजीनेस नहीं आ रहा है। अगर मुझे क्वेश्चन आता है तो मैं सही से सॉल्व कर पाऊंगा, कम टाइम में सॉल्व करूंगा, और नहीं आता है तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ। इस एस्पेक्ट का जो दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान में लेकर के चलना है, वो ये चल के रहना है कि दोनों जो पेपर होंगे उसको किसी भी तरीके से मैच करने की कोशिश मत करना। मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट पेपर मान लो मैंने दिया और फर्स्ट पेपर में फिजिक्स का पोर्शन जो था सबसे इजीएस्ट था रिलेटिव टर्म में, केमिस्ट्री और मैथ्स के एस्पेक्ट में, तो जरूरी नहीं कि जो सेकंड पेपर हुआ करेगा उसमें भी फिर से फिजिक्स इजी आ जाएगा। यूजुअली क्या होगा कि अगर फिजिक्स का पोर्शन इजी बैठा था तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि हाँ यार इस बार मैंने फिजिक्स सॉल्व किया, सेकंड में भी कहीं कहीं फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय मेरा थोड़ा जो इंथू होगा वो अपने पीक पे होगा कि हाँ मैं फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, और बाद में पता चला कि पेपर 2 का जो फिजिक्स वाला हिस्सा रहा था इस बार सबसे टफ दे दिया गया था। इस वजह से जो दोनों सेपरेट पेपर रहा करेंगे उनको आप कंप्लीट सेपरेट ही देखा करो। ऐसा कभी मत सोच के चलना कि फर्स्ट में अगर ऐसा रहा है तो सेकंड में भी ऐसे ही ट्रेंड होंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ पेपर अपने पास आ सकता है। बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए रिकमेंडेड है कि आप दोनों पेपर को अलग अलग ट्रीट करके चलना। थर्ड पॉइंट जो होता है वो ये है कि आप एक बार में एक क्वेश्चन पे फोकस करो। कभी कभी ऐसा होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, 2 सॉल्व किया, 3 सॉल्व किया, 4 सॉल्व किया, ये चारों क्वेश्चन बड़े अच्छे से हो गए। पता चला कि 5वां क्वेश्चन जो था सबसे टफ क्वेश्चन है पूरे पेपर का, और फिर भी मेरे अंदर का एनर्जी फ्लो ऐसा है कि मैं चाह रहा हूं कि 5वें क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर लूं। नहीं, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअल क्वेश्चन ट्रीट करते हुए हमको चलना है। अगर मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ बहुत अच्छा है, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ कोई बात नहीं। उसी तरीके से उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा हुआ कि फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहा, नहीं हो पाया, सेकंड क्वेश्चन बीच में रुक गया, थर्ड क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, फोर्थ क्वेश्चन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, फिर फिफ्थ क्वेश्चन में हम थोड़े से डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं देखना है। अगर क्रिकेट मैच का 300 बॉल, हर एक बॉल इंडिविजुअल है
उस पर 6 रन लगेंगे, 4 रन लगेंगे, विकेट गिरने वाला है, हमें नहीं पता होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा टारगेट ये जरूर रहेगा कि हर क्वेश्चन को मैं अलग अलग देखता चलूँ, सेपरेट कंसिडर करता चलूँ। वो स्ट्रेटजी जो होगा आपको हेल्पफुल होगा आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो आता है वो है हमारा टाइम रेशियो फॉर पीसीएम। सब्जेक्ट का ऐसा नेचर है कि जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हुआ करते हैं वो रिलेटिवली थोड़ा कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं, और जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा सा टाइम ले लेता है। तो इसलिए आप एक प्री माइंडसेट के साथ जाना चाहिए आपको कि मुझे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को 45 मिनट का टाइम देना है, 50 मिनट का टाइम देना है, मैथमेटिक्स का पेपर को 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट का इंटरवल तक सॉल्व करना है, और फिजिक्स मोर और लेस 1 घंटे के आसपास में हमें कवर करना है। तो इस तरीके का एक जो मार्जिनल चेंज है तीनों सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ये आप पहले से डिसाइड करके जाना और उसको एग्जाम हॉल में इंप्लीमेंट करना। अगर आप केमिस्ट्री से स्टार्ट किए तो केमिस्ट्री को प्रयास करो 45-50 मिनट तक ही सॉल्व करो। अगर आप फिजिक्स से स्टार्ट किए तो उसे 1 घंटा के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पर शिफ्ट होना ही होना है। अगर मैथमेटिक्स से स्टार्ट करता है कोई स्टूडेंट इन एक्सट्रीम केस, तो उसको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट के बाद अब मैथ्स के क्वेश्चन फर्दर किसी भी हाल में मुझे नहीं अटेम्प्ट करने, क्योंकि बाकी 2 सब्जेक्ट मेरा अभी बाकी है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो तुम रफ वर्क करते हो उसको क्लियरली डू योर रफ वर्क क्लियरली। आप ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हो, आपको साथ में वहां पे रफ पैड दिया जाएगा जिसपे कि आप रफ वर्क करते हो। सो वो रफ वर्क करते समय हमारा इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि मैं इतना क्लियर रफ वर्क कर रहा हूं सो दैट कि अगर किसी सिनेरियो में हमें क्वेश्चन को छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन को शिफ्ट होना पड़ा, जो कि नॉर्मल केस होंगे, तो जब मैं वापस से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने आ रहा हूं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे शुरू से स्टार्ट न करना पड़े, उसकी जगह प्रीवियस इंटरवल में सॉल्व करते समय हमने जितना पोर्शन उसको कर लिया था उसी के हेल्प से उसके आगे मैं बढ़ पा रहा हूं। तो इससे क्या होगा कि उतना टाइम जो फर्स्ट हैंड में हमने इस पे स्पेंड किए थे वो मेरा बच जाएगा, उसके आगे से मैं इस्तेमाल करूंगा। बट उसके जगह अगर रफ वर्क रफ मैनर में किया हुआ है तो हमें यही लगेगा कि वापस से जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो फिर से हमें बिगनिंग से स्टार्ट करना पड़ रहा है और वो अपना टाइम वेस्ट कराता है। सो ये कुछ 4-5 बातें थी अपने डूज के एस्पेक्ट में जो कि एग्जाम देते समय हमें जरूर ध्यान में रखना होगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं उन चीजों के लिए जिससे कि हमको बच करके रखना है या फिर इन टर्म ऑफ डोंट्स। सो सबसे पहला जो डोंट्स है वो ये है कि कोई भी इनिशियल टारगेट जो है ना ही स्कोर के एस्पेक्ट में ना ही क्वेश्चन के एस्पेक्ट में लेकर के जाना है। मतलब ये हुआ कि कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ यार मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, फिजिक्स में मुझे जो है आधे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, केमिस्ट्री का कम से कम 3/4 क्वेश्चन मेरा हो जाना चाहिए, मैथमेटिक्स थोड़ा टफ हो सकता है तो इसलिए मैं 1/4 क्वेश्चन करूंगा नहीं। या फिर कभी कभी हम लोग जो है सो टारगेट लेके चलते हैं कि अच्छा फिजिक्स में मेरा 40% आना चाहिए, केमिस्ट्री में 60% होना चाहिए, मैथमेटिक्स में 35%। तो इस टाइप का कोई भी प्री टारगेट ले जाना वहां पे एडवाइजेबल नहीं है, नुकसानदेह है। क्यों? इस बात को समझने के लिए सबसे अच्छा हम लोग लास्ट का 3 इयर्स जो है 2015, 16 और 17 का मैटर लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग था। अप टू 15 ऐसा ट्रेंड चला है कि 63% के रेंज तक अगर कोई लड़का स्कोर किया है तो उसका ऑल इंडिया रैंकिंग 1000 के अंदर आ जाता है। 15 में ऐसा हुआ है कि ये जो 63% पे 1000 रैंक मिलता था उसकी जगह यहाँ पे 50% पे ही जो है 1000 रैंक मिले हैं, और उसके उल्टा 2017 में क्वेश्चन का टफनेस इतना इजी था कि 70% पे भी 1000 रैंक नहीं मिल पाया है। अब तुम सोच के देखो कि अगर मैं प्री माइंडसेट के साथ जाता हूं कि हाँ भाई अगर 60% के रेंज में स्कोर आ रहे हैं, 63% के रेंज में आ रहे हैं, तब जाके मुझे 1000 रैंक मिलेगा, तो 15 में क्या होगा? अगर कोई बच्चा 50% के आसपास तक पहुंच पाया है तब भी वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम स्ट्रगल करेगा इस चीज के लिए कि मुझे और स्कोर बढ़ाना है और स्कोर बढ़ाना है, और उस रेंज के आगे जब वो स्ट्रगल कर रहा है तो चांसेज ऐसे बनेंगे कि उससे उसका निगेटिव मार्क्स बढ़ रहा है और इनिशियली वो जहां तक जा रहा था हो सकता है वहां भी ना पहुंच पाए और कहीं ना कहीं उसके रैंकिंग रिलेटिवली और डाउन जा सकते हैं। वहीं 2017 में अगर मुझे पता है कि 63% पे आ जाएंगे 1000 रैंक, तो मेरा अगर 65% के रेंज में स्कोर इंटर हो गया है तो मैं रिलैक्स हो सकता हूं कि हाँ भाई मेरा टारगेट तो लगभग अचीव हो गया। बाद में जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर आता हूं, रिजल्ट अपने हाथ में आता है तो पता चलता है कि नहीं भाई 65% तो आपको 2000 रैंक के रेंज में लेके चला गया है। तो इस वजह से हमें इस चीज से जरूर सतर्क रहना चाहिए कि किसी भी तरीके का माइंडसेट कि इतने क्वेश्चन ही करने हैं या फिर इतना स्कोर मुझे लाना ही लाना है, ऐसा कोई एजम्पशन ना ले जाना ज्यादा बेहतर है। वहां तो एक ही प्रयास रहे कि मुझे 6 घंटे के इंटरवल में
जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही मैनर में मैं सॉल्व करके आ सकता हूँ, यही मेरा प्राइम फोकस है, यही अपना एकमात्र टारगेट वहाँ पे एग्जाम इंटरवल में होता है। उसके बाद एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 4 मिनट से ज़्यादा का टाइम, खास करके अगर क्वेश्चन फंस गया है तो कभी भी मत देना, क्योंकि जो 3 घंटा का इंटरवल है 180 मिनट का, और मिनिमम क्वेश्चंस आएंगे तो 54, 57, 60 इसी आसपास में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो एवरेज टाइमिंग मेरे पास है 3 मिनट पर क्वेश्चन के लिए। सो किसी भी हाल में अगर क्वेश्चन मेरा 3, 4, 5 मिनट के आसपास का टाइम ले लिया और अब तक अगर मैं आंसर तक नहीं पहुंच पाया हूं, तो आप जरूर उस क्वेश्चन को वहीं के वहीं ड्रॉप करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करो, क्योंकि हम एग्जाम हॉल में आईआईटीएन बनने के लिए जा रहे हैं, ना कि हमारा टारगेट आइंस्टीन या न्यूटन बनना है। कई एक बार ऐसा कब हम लोग के साथ होता है, जब ऐसा होगा कि मान लो वो पर्टिकुलर चैप्टर पे मेरा कमांड बहुत अच्छा था, उसके क्वेश्चंस में हर एक प्रैक्टिस टेस्ट में सॉल्व कर पाता था, बट अब मैं एग्जाम हॉल में नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहां पे हम लोगों के अंदर का न्यूटन क्रिएट होने लगता है, आइंस्टाइन जगने लगता है। वो हमसे कहता है कि अरे यार तुमको तो ये क्वेश्चन करना ही करना चाहिए, और वो हमारे ओवरऑल स्कोर को कहीं ना कहीं एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो इसलिए ये हमेशा एडवाइज्ड है कि एक टाइम लिमिट के बाद अगर क्वेश्चन ज़्यादा टाइम मांग रहा है, आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा है, आप उस क्वेश्चन को वहीं के वहीं ड्रॉप करो और जरूर नेक्स्ट क्वेश्चन के डायरेक्शन में आप प्रोसीड किया करो। इसी तरीके का एक और पॉइंट जिससे हमको बच करके रखना है, कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी सब्जेक्ट हमारा जो है ना ही दोस्त है ना ही दुश्मन है। नो एनी सब्जेक्ट और नो एनी चैप्टर इज योर फ्रेंड और एनिमी, स्पेशली इन एग्जाम हॉल। मतलब एक बार क्या होता है कि हम लोगों का एक सब्जेक्ट को लेकर के माइंडसेट जनरेट हो जाता है कि हाँ भाई मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है, ये सब्जेक्ट कमजोर है। चैप्टर वाइज तो जरूर हो जाता है, ये चैप्टर मेरा बहुत अच्छे से तैयार है, ये चैप्टर मेरा थोड़ा वीक है। हाँ, ये हो सकता है प्रिपरेशन वाइज हमारा चैप्टर मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो चैप्टर अगर सबसे अच्छा तैयार है तो इसका मतलब वो मेरा दोस्त है, उसके क्वेश्चन मुझे करने ही करने चाहिए, या फिर सबसे खराब तैयार है तो वो मेरा दुश्मन है, उस चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जाम इंटरवल में आप पाओगे कि वहां पे आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, या तो इजी टफनेस लेवल का है, मीडियम टफनेस लेवल का है, टफ टफनेस लेवल का है। तो वैसे सिनेरियो में फॉर द टाइम बिंग अगर मैंने किसी चैप्टर को अज्यूम करके चला है कि ये मेरा दोस्त है, ये मुझे सबसे अच्छे से आता है, और अनफॉर्चुनेटली उसी चैप्टर से सबसे टफ वाला क्वेश्चन आ गया, तो ऑब्वियसली उसमें हमारा नुकसान होगा, क्योंकि हम इस चीज़ पे पूरा कोशिश करेंगे कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं, और बाद में एग्जाम हॉल के बाहर हमें बताया जाता है कि भाई ये क्वेश्चन तो इस पूरे पेपर के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन थे। उसी तरीके से अगर कोई चैप्टर मेरा जो है सो थोड़ा दुश्मन के जैसा है, मतलब कि जिसको हमने सबसे कम टाइम दिया था, और अगर उसी चैप्टर से सबसे इजी वाला क्वेश्चन आ गया, तो चूंकि वो चैप्टर मेरा वीक था, मैं उस पर अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, तो हो सकता है मैं ऐसा सोच के चलूँ कि मुझे ये क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, और बाद में पता चला कि सारे के सारे क्वेश्चन जो मेरे कलीग थे, जितने भी फ्रेंड्स मेरे साथ उस एग्जाम में अपीयर हुए हैं, मैक्सिमम लोगों ने उस क्वेश्चन को सही से सॉल्व करके आया। तब मुझे पता चलता है कि मैं बाकियों से इसी क्वेश्चन के ग्राउंड पे 4 नंबर पीछे हो गया, जो कि मेरे रैंक को काफ़ी ज़्यादा डाउन कर सकता है। तो इसलिए इस चीज़ से बच के रहो, कोई सा भी सब्जेक्ट, कोई सा भी चैप्टर ना ही मेरा दोस्त है ना ही मेरा दुश्मन है, और एटलीस्ट एग्जाम हॉल में तो ऐसा जरूर दिमाग में लेकर के चलना कि सब के सब बराबर के हैं। मेरा तो एक ही टारगेट है, चैप्टर कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, इस बात पे मेरा फोकस होना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट जो आपको जरूर नहीं करनी है, वो आपको ये है कि आपका जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट है उसको चेंज नहीं करना है। मतलब इतने साल तक प्रैक्टिस करते करते हम लोगों का एक आदत सा हो जाता है, हम कोई भी एग्जाम में या तो केमिस्ट्री, ज़्यादातर बच्चे केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चों का आदत होता है फिजिक्स से शुरू करना, और थोड़े से बच्चे मैथमेटिक्स से भी स्टार्ट करते हैं। सो आपने जो कुछ भी प्लानिंग अपना पहले से लेकर के चला है, 2 साल के इंटरवल तक आप जिस सब्जेक्ट को सबसे आगे स्टार्ट करते हो, यहाँ पे भी आपको सेम रिकमेंडेशन है, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले ऐसा कोई चेंजेस मत लाना कि मैं पहले तो केमिस्ट्री शुरू करता था, चलो इस बार मैं फिजिक्स कर लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस चीज को तब और ज्यादा हमको बचा करके रखना है। फॉर एग्जांपल मेरा केमिस्ट्री स्टार्ट करने का आदत है, एंड लेट्स से केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो फर्स्ट पेपर में आए, जिसको कि मैं सॉल्व करने चला, वो हमसे नहीं सॉल्व हो पा रहा था। तो वैसे केस में क्या होगा, मेरा पहला मन ये कर सकता है कि चलो एक बार फिजिक्स से स्टार्ट करके देखते हैं, शायद वहां से सॉल्व हो जाए। ध्यान रहे, हो सकता है 4th क्वेश्चन यहाँ पे इजियर हो, तुम सॉल्व कर पाते, बट एक बार जैसे ही तुम सब्जेक्ट चेंज कर जाते हो, जब तक तुम उस सब्जेक्ट पे फोकस हो
तेरा ध्यान है कि हाँ भाई आज के इस पूरे पेपर में ये सब्जेक्ट अच्छा या खराब जा रहा है, लेकिन एक बार जब तुम सब्जेक्ट चेंज करोगे तो तुम्हें फिर उस सिचुएशन में इतना टफ लगेगा, फिर पूरा का पूरा पेपर तुम्हारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। तुमको ये लगेगा कि अरे यार इस पूरे पेपर का जो शुरू का 3 क्वेश्चन मैं किया हूँ वो नहीं हो सकता है। और खुदा न खास्ते अगर जिस सेकंड चैप्टर पे, जिस सेकंड सब्जेक्ट पे तुम शिफ्ट हो रहे हो, अगर वहां पे भी ऐसा ही कुछ टफनेस निकल गया तो वैसे केस में और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, वो एक्सट्रीमली डिमोटिवेटिंग केस जनरेट हो सकता है। तो इसलिए कभी भी जिस चैप्टर से तुम, जिस सब्जेक्ट से तुम स्टार्ट होने जा रहे हो, उसी सब्जेक्ट को आखिरी तक बना करके रखना। कभी भी एग्जाम इंटरवल में सब्जेक्ट को चेंज करने का प्रयास मत करना। केमिस्ट्री केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स है, फिजिक्स फिजिक्स है, डोंट चेंज इट एट लास्ट मोमेंट। सो ये कुछ पॉइंट्स थे डूज एंड डोंट्स के एस्पेक्ट में। अच्छे से दो, बढ़िया एग्जाम दो, कोशिश करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ला पाए। उम्मीदन अभी 2 महीने का टाइम और अपने पास है, और ये जो 10 से 15 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, 10 से फेस्टिज है, उसके बाद पास्ट ईयर पेपर का टारगेट है, 4-5 पास्ट ईयर पेपर देंगे। तो ये सारे के सारे प्रैक्टिस टेस्ट जो है तुम्हारे लिए ओवरऑल अच्छा करके जाएगा, और फाइनल एग्जाम में तुम बहुत अच्छा कर पाओगे, ऐसे ही उम्मीद है। थैंक यू।